हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम स्पेशल सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले जो आज का मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाए थे? ये कॉमिक स्ट्रिप, ये जो कॉमिक है स्ट्रिप कैल्विन और होब्स, ये विधेयक वाटरसन ने बनाया था। विधेयक वाटरसन ने बनाया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर भी है कॉमिक का, कैल्विन एंड होब्स, जो कि विधेयक वाटरसन के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो शोर मंदिर जो है वो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, महाबलीपुरम। शोर मंदिर को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था, और इस जो वास्तुकला है ये द्रविड़ वास्तुकला से निर्मित है। ये इसका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो ये आपका 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब ये उदारीकरण है क्या? तो ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उदारीकरण बोलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण लगातार जारी होने वाले वित्तीय सुधारों को दर्शाता है, जो 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू हुआ था, और इसका जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में हालांकि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984-85 की औद्योगिक नीति से ही हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से इसे नहीं अपनाया गया था। तो पूरी तरह से इसे 24 जुलाई 1991 को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो है एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, और अगर हम कन्फ्यूशियस की बात करते हैं तो कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ था 11 अप्रैल 479 ईसा पूर्व में। और ये जो राष्ट्रीयता इन्हें प्राप्त था वो चीनी के थे। कहा जाता है कि जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध के संबंध में नए विचार रखे रहे थे, चीन में भी एक महात्मा का उसी समय क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और जिसका नाम क्या था, कन्फ्यूशियस। और अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अधिक कष्ट करके उन्हें ज्ञान अर्जन करना पड़ा था, और इन्हें जो सरकारी नौकरी मिली थी वो नौकरी छोड़ करके वे शिक्षण कार्य में लग गए थे, और उन्होंने घर में ही एक विद्यालय खोलकर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा देना प्रारंभ किया था। कन्फ्यूशियस की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुई थी, जिस समय आपको बताया गया था कि भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार प्रकट किए जा रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक आयताकार सतह एक आयताकार कागज को एक बार घुमाकर और विपरीत पक्षों को चिपकाकर प्राप्त किया जाता है। सामने और पीछे के बीच कोई भेद नहीं होने वाली सतह को सबसे सरल उदाहरण अगर देखें तो इसका जो है ज्यामिति में अध्ययन किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरेविले कहाँ स्थित है? तो ऑरेविले की बात करें तो ऑरेविले आपका ये जो स्थान होगा वो पुदुचेरी के पास स्थित है। हालांकि इसका मुख्य स्थान अगर हम देखें तो दक्षिण भारत स्थित पुदुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य में विलुपुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है, और इसका स्थापना जो 1968 ईस्वी में मीरा रिचर्ड
जिसको भारत में निश्चित तौर पर बस जाने के बाद उन्हें माँ कहा जाने लगा था, ने किया था। और इसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर एंगर ने किया था। ओरेविले का तात्पर्य होता है एक ऐसी वैश्विक नगरी जहां सभी देशों के स्त्री पुरुष, सभी जातियां, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छांव में रह सकें। ओरेविले का उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना होता है। तो ये ओरेविले आपका कहाँ पर है, तो ये देखिए कि यहाँ पर ओरेविले और ये पुदुचेरी के पास है। और अगर राज्य पूछा जाए तो आपका राज्य जो होगा वो तमिलनाडु होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे? तो इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश डी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। अब भारतीय इतिहास में ऐसा केवल एक बार ऐसा हुआ है। 1969 ईस्वी में जब बेबी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अपना त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद पर 18 जुलाई 1969 ईस्वी से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यरत रहे। वहां पर ये एम हिदायतुल्लाह एकमात्र भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो एक प्रोटॉन से बना होता है। और अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टैट्रियम। ड्यूटेरियम को ऑक्साइड को ही भारी जल अर्थात DTO कहा जाता है और भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये जो पलासी की लड़ाई है आपका, जो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी पर हुआ था। और कहीं कहीं आपको इसका जिक्र मिलेगा गंगा नदी, और जो कि गलत वो नहीं है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजदौल्ला को हरा दिया गया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। और नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया। और युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या भी कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्ता की कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले यूरोप में हुआ था। और अगर पेंसिल शब्द की उत्पत्ति देखें तो लैटिन भाषा के पेनिकुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छोटी पूंछ। और शुरू में पेंसिल शब्द इस प्रकार के नुकीले ब्रश के लिए प्रयुक्त भी होता था, लेकिन आज की पेंसिल उस ब्रश से एकदम भिन्न है। कहा जाता है पेंसिल का आविष्कार बड़े पैमाने पर 1760 ईस्वी में जर्मनी के फेवर परिवार ने किया था, और लेकिन पेंसिल बनाने में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली थी। 1765 ईस्वी में MJ कोंते नाम के व्यक्ति ने ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी मिलाई और इस मिश्रण की पतली पतली सलाइयाँ बनाकर भट्टी में तपाया। इन्हीं सलाइयों से पेंसिल बनाई गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कहा जाता है फ्रिज जितना अंदर से जितना ठंडा होता है उतनी ही ऊर्जा पीछे वाली जाली जिसे कंप्रेसर कहते हैं उससे निकलता है। इस कारण कमरे के तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर यदि पूरा कमरा बंद हो तब कंप्रेसर कमरे से ही गर्मी लेकर कमरे में ही छोड़ेगा, जिस कारण कमरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू
सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिससे बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यही है सांड युद्ध। अगला क्वेश्चन, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका K2, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्चिस्तान क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बालतोरो मुस्ताग उप श्रृंखला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी पर दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर K2 है जो कि बेसिक कैंप 5000 मीटर, कैंप 1 6000, इस तरह करके K2 जो है वो 8611 मीटर। ये C1 C2 C3 C4 जो है कैंप 1 कैंप 2 कैंप 3 कैंप 4 इस तरह से। और ये आपका कुछ भारत का जो पर्वत श्रृंखला है किसकी कितनी ऊंचाई है वो यहाँ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर होगा दीपिका चिखलिया। इन्होंने ही जो है क्या किया था, रामानंद सागर की रामायण में एक सीता की भूमिका निभाई थी। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, और अगर हम राम की बात करते हैं तो वो थे अरुण गोयल, और लक्ष्मण की बात करते हैं तो सुनील लहरी। अब वाल्मीकि को ही आदि कवि भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? अगर हम शुद्ध पानी की बात करें तो शुद्ध पानी में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ही नहीं होती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है खराब विद्युतीय चालक, इसका आंसर हो जाएगा यह खराब। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो ये खराब विद्युतीय चालक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा घुमावदार। आकाशगंगा या क्षीर मार्ग या उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा सौर परिवार अर्थात सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिलाकार होता है जिसका एक बड़ा केंद्र है, उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजाओं पर स्थित है। चलिए इसका फिगर भी आपको दिखाते हैं। देख लीजिए किस तरह से भुजा है और ये किस तरह से इसका जो है घुमावदार है। तो आपका यही बोला गया है कि आकाशगंगा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, तो ये घुमावदार हो जाएगा। आंसर आपका इसमें किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, तो घुमावदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पांडा। देख लीजिए कितना क्यूट जानवर है ये पांडा। चलिए पांडा की अगर हम बात करते हैं, विश्व वन्य जीव कोष की बात करते हैं, तो यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य क्या है? तो वन्य जीव का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। यह संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है। अगर हम विश्व वन्य जीव के प्रतीक की बात करें तो ये विलुप्त प्राय एवं दुर्लभ जानवर विशाल पांडा है। विशाल पांडा एक खूबसूरत जानवर है। इसका मुख्य आहार क्या होता है? तो बांस का पत्ता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन जो है ए होने वाला है, होगा आंसर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हमारी आंख जिस रंग का अवशोषण कर लेते हैं वह दिखाई नहीं पड़ता, जिस रंग को परावर्तित करता है वह दिखाई देता है। और ये भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होती है, ऐसा न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? देखिए अगर हम राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता की बात करें तो वो थे पेड़ीमाड़ी वेंकट सुब्बा राव।
देखिए, भारत के राष्ट्रीय शपथ भारतीय गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है, जो कि विशेष रूप से गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों एवं अन्य स्थलों पर आयोजित सार्वजनिक समारोहों पर भागीदारियों द्वारा एक सुर में इसका उच्चार भी किया जाता है। और अगर इसका शुरुआती देखें, आमतौर पर इसे विद्यालयों के पाठ्यपुस्तकों के शुरुआती पन्ने पर छपा देखा जा सकता है। प्रतिज्ञा को असल रूप से सन 1962 ईस्वी में लेखक पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में रचा गया था, और इसका पहला सार्वजनिक पठन जो सन 1963 में हुआ, विशाखापत्तनम के एक विद्यालय में हुआ था। बाद में इसका अनुवाद करके भारत की सारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसार किया। और ये भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है क्या, तो इसमें हिंदी में क्या है, भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, इसकी समृद्ध एवं विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है, मैं सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करता रहूँगा, मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान करूँगा और प्रत्येक के साथ विनीत रहूँगा, मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ, इनके कल्याण एवं समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। और इसमें हुआ क्या था, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई, और इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये आपका पहला संशोधन में कहा गया है।